गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 एंड 24 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिएगा। आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टारगेट सेट करिएगा और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा इन नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज। सो कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को आप बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। अभी ये जो समिट है इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इसमें बताया गया कि एक नई कोएलिशन ऑफ ट्रेड मिनिस्टर की जो आपकी बेसिकली कोएलिशन है, जो एक ग्रुप है, उसे यहाँ पर लॉन्च किया गया जो कि क्लाइमेट के ऊपर है। हो सकता है स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ फ्री ट्रेड। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने फ्री ट्रेड को लेकर बात करी है, ये भी पॉसिबल है। The chief economist outlook was launched which swayed away the fears of recession। इसमें जो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक जो लॉन्च करी गई है उसमें यह बताया गया है कि रिसेशन का जो फियर है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, रादर उससे यह बताया गया कि ऐसा नहीं होगा, मतलब रिसेशन होने के चांसेस यहां पर ना के बराबर है। सोचिए 10 सेकेंड्स का टाइम मैं यहां पे शुरू कर देता हूं आपका, आप इसे 10 सेकेंड्स में आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, रिसेंटली 53rd एडिशन हमें देखने को मिला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये कहां पर देखने को मिला? डावोस में। कहां पे है? डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, डावोस स्विट्जरलैंड में हमें ये देखने को मिला। सो यहां पर एक नई कोलिशन जो ट्रेड मिनिस्टर्स की थी ऑन क्लाइमेट, उसे लॉन्च किया गया। बिल्कुल, यहां पर स्टेक होल्डर्स जो थे उन्होंने फ्री ट्रेड के ऊपर स्ट्रेस दिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चिंता की बात जो यहां पर सामने आई वो ये थी कि चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक जो थी इसे लॉन्च किया गया और इसमें एक कॉशियस टोन में बताया गया विद 2/3 जो सर्वे किए गए उसके अंदर ग्लोबल रिसेशन जो है वो 2023 में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो फियर्स को खत्म नहीं किया गया, रादर यहां पर फियर्स जो है वो बढ़ाया गया। रादर ये कह सकते हैं कि सर्वे ने इस तरीके का डेटा शो किया कि इन 2023 वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्लोबल रिसेशन। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके की जो भी मीटिंग्स होती हैं वहां पर क्या स्टडीज के अंदर या सर्वे के अंदर क्या चीज निकल कर आई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ इसमें वैसे नए इनिशिएटिव की बात करें, इसमें GAEA करके ये क्या है? गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें फिलेंथ्रोपिक कैपिटल जो है उसे बढ़ाया जाएगा और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए फंडिंग जो है, यहां पर बेसिकली फंडिंग को बढ़ाने की बात करी गई है कि क्लाइमेट क्राइसिस के लिए फंडिंग को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, यहां पर लेवरेज किया जा रहा है फिलेंथ्रोपिक कैपिटल को और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम $3 ट्रिलियन जो है वो हमें चाहिए होंगे और उसे हम कोशिश करें फिलेंथ्रोपिक एफर्ट से लेकर आने की, ताकि कम से कम इस पैसे का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज वाले एरिया में किया जा सके। कहां पे किया जा सके? क्लाइमेट चेंज वाले एरिया में किया जा सके। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी यहां पर किसकी बात हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023। तो इस बार का थीम जो है वो यहां पर पूछा गया है कि इस बार का थीम क्या है। कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इज दिस द थीम? कॉपरेशन इन द यूनाइटेड वर्ल्ड, क्या ये थीम है? यूनाइटेड वी स्टैंड, क्या ये थीम है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। 10 सेकेंड्स सोचिए इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम क्या रहा होगा। वी हैव जस्ट सीन कि डेवोस के अंदर क्या क्या नई चीज़ें लॉन्च करी गई, बट समटाइम्स इन एग्जाम्स दे कैन आस्क द फैक्चुअल क्वेश्चंस टू, जिसमें सिंपली आपसे थीम पूछा जाता है। तो इस बार का थीम क्या है? सो करेक्ट थीम फॉर दिस टाइम इज कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द लोकेशन वेयर द समिट इज ऑर्गेनाइज्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है स्विस एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1971 के अंदर। सो इट इज़ अ जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड में एंड 1971 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्विस अथॉरिटीज एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। तो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। 36 ईयर्स जो है फोरम के हो चुके हैं, इंडिया से कोलैबोरेशन जो है वो भी चलते हुए, एंड यहाँ पर हमारी तरफ से काफ़ी सारे बिजनेस लीडर्स हुए, चीफ मिनिस्टर्स हुए, यूनियन मिनिस्टर्स हुए, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जब भी इस तरीके की फोरम या समिट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। पूछा गया क्या इनमें से भी कोई रिपोर्ट है, क्या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यही पब्लिश करते हैं, व्हाट अबाउट ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स एंड ग्लोबल आईटी रिपोर्ट ऑल्सो। यू हैव 10 seconds, सोचिए। देयर आर सर्टेन मेजर रिपोर्ट्स विच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ब्रिंग्स ऑन इट्स ओन, अकेले ही लेकर आता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इन सीड के साथ मिलकर इन रिपोर्ट्स को लेकर आएगा। हो सकता है इसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी शामिल हो। तो जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट की बात करते हैं, दीज 3 रिपोर्ट्स दे आर ब्रॉट टू यू बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलोन। एंड यस, यहां पर इन सीड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स भी कौन लेकर आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आता है। बट फिलहाल यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट अष्टध्यायी। अष्टध्यायी को लेकर पूछा जा रहा है, बताइए करेक्ट क्या है। इट इज एन एंशिएंट टेक्स्ट रिटन बाय स्कॉलर पाणिनि। ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसे किसने लिखा है, स्कॉलर पाणिनि ने लिखा है। इसका लिटरल मीनिंग है 8 चैप्टर्स। क्या मतलब है इसका, 8 चैप्टर्स। इट इज अ लिंग्विस्टिक टेक्स्ट दैट सेट द स्टैंडर्ड फॉर हाउ संस्कृत वाज मेंट टू बी रिटन एंड स्पोकन। संस्कृत को कैसे लिखा और बोला जाना चाहिए, ये टेक्स्ट इसके बारे में बात करता है। मे बी 10 सेकेंड्स आपके पास है। रिसेंटली कैम्ब्रिज के एक स्कॉलर थे जिनका नाम है डॉक्टर ऋषि राजपूत। ये न्यूज में थे बिकॉज इन्होंने पाणिनि की काफी पुरानी एक, आप कह सकते हैं बिगेस्ट पजल थी संस्कृत की, ग्रामेटिकल एक पजल थी, उसको यहां पर सोल्व किया। और ये जो ग्रामेटिकल पजल थी ये कहां से आई थी, ये मेंशन करी गई थी अष्टध्यायी के अंदर। सो इट इज एन एंशिएंट टेक्स्ट जो कि पाणिनि ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या है, अष्ट मीन्स 8, अष्ट अध्याय, अध्याय मीन्स क्या होता है, चैप्टर। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड यस, इसके अंदर रूल्स लिखे, ग्रामेटिकल रूल्स हैं कि आपको जो संस्कृत है उसे बोलना कैसे, स्पोकन एज वेल एज रिटन, संस्कृत जो है वो कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर रूल्स आर मेंशन इन दिस। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, तो यूजुअली अगर हम देखेंगे इस पूरा अष्टध्यायी के अंदर लैंग्वेज जो है इसके बारे में मेंशन किया है, खासतौर पर लैंग्वेज के फोनेटिक्स को लेकर, लैंग्वेज के फोनेटिक्स को लेकर मेंशन किया गया है। देन अदर देन दिस सिंटेक्स, लैंग्वेज का सिंटेक्स कैसा है, ठीक है, लैंग्वेज को लेकर ग्रामर, इसके बारे में मेंशन किया गया है। और लैंग्वेज की जो बेसिकली पूरा मैकेनिक्स है उसके बारे में यहां पर मेंशन किया गया, ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें यहां पर बताई गई हैं। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाणिनि जो थे वो चरक एंड कौटिल्य के साथ सेम यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया करते थे। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्टार टोरटॉइस। इंडियन स्टार टोरटॉइस को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। इट इज एंडेमिक टू इंडिया, ये इंडिया में ही पाया जाता है। इट इज टिपिकली फाउंड इन ड्राई ओपन हैबिटेट सच एज स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये कहां पर पाया जाता है, ओपन हैबिटेट, स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के अंदर ये पाया जाता है। यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड। मैं यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर देता हूं, आप इसे आंसर करने की कोशिश करिएगा। अभी एक नई स्टडी के अंदर इंडियन स्टार टोरटॉइस जो है इसका इलीगल ट्रेड जो है इसके बारे में पता चला है और अनसाइंटिफिक तरीके से इसे ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लॉसेस हो रहे हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल चली है। लॉसेस किस एरिया में, जेनेटिक डाइवर्सिटी के एरिया के अंदर। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर काफी सारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं व्हेन पीपल आर स्मगलिंग, इलीगली ट्रेडिंग इन दिस इंडियन स्टार टोरटॉइस। सो इज इट एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है कि क्या ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी मिलेगा एंड इवन श्रीलंका के अंदर भी ये मिल जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हाँ ये मिलता कहां पर है, स्क्रब फॉरेस्ट ग्रासलैंड के अंदर। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कई बार स्पीसीज का आईयूसीएन स्टेटस भी पूछ लिया जाता है। सो इन दिस केस इट इज वल्नरेबल। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत यह आता है एंड इट इज फाउंड अंडर शेड्यूल 4। ये किसके अंतर्गत आता है, शेड्यूल 4 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, let's move to the next question, which is question number 6. Question number 6 is talking about
कंडक्टिंग सेंसस कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, जब हम सेंसस कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार के अंदर भी कास्ट सेंसस हो रहा था, उसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे थे। इवन अदरवाइज भी सेंसस को लेकर आजकल काफ़ी बातें चल रही हैं कि सेंसस किस तरीके से होगा, क्योंकि 2021 में होना था बट बिकॉज ऑफ द कोविड वी कुड नॉट डू इट, सो 2022 के अंदर भी नहीं कर पाया। अभी 2023 में पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि हो सकता है ये। सो डज इट कम अंडर नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और नन ऑफ द अबव, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या फिर इन तीनों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता, किसी और मिनिस्ट्री या एजेंसी के अंतर्गत आता है जो यहां पर मेंशन ही नहीं करी गई है। सोचिए 10 सेकंड्स आपके पास है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एक पिटीशन को, जो कि बिहार के अंदर, जो बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वो एक कास्ट सर्वे कराएंगे राज्य के अंदर, उसको यहां पर चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। पिटिशनर्स ने क्लेम किया था इट वाज अ सेंसस, और सेंसस जो है स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई राइट नहीं होता है, कोई पावर नहीं होती है, इसके रिगार्डिंग वो लॉज भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सेंसस, ये किसके अंतर्गत आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर, और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेट कर सके इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये वैसे आता किसके अंतर्गत है, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। होम मिनिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, दे बेसिकली कंडक्ट दिस एंटायर एक्सरसाइज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा, और यूनियन लिस्ट के बाद भी ये किसके अंतर्गत आता है, बताइए, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट CNAP, CNAP। पहले तो बताएं इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एंड आपको बताना इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। CNAP जो है या CNAP विल अलाउ यूजर्स टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉलिंग देम। अगर CNAP आ जाता है तो क्या होगा, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी पहले से पता चल जाएगी। तो एक तरीके का कॉलर आईडी है क्या ये, हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है फीचर्स कुड पोटेंशियली हेल्प इन कर्बिंग हरासमेंट एंड अदर स्पैम कॉल्स। इससे स्पैम कॉल्स के बारे में पता चल जाएगा और हरासमेंट के केसेस कम हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आर अवेलेबल विच प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज। अभी ऐसी सर्विसेज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। CNAP के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया, तो क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। सोचिए काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। रिसेंटली जो ट्राई है, TRAI, यहां पे लिखता हूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने डिस्प्ले किया कॉलर्स नेम्स और कहा कि कुछ प्राइवेसी इंप्लीकेशन हो सकती है। प्रपोजल क्या किया गया यहां पर, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। CNAP क्या है, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, दैट इज द फुल फॉर्म, यहां लिख देता हूं, CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसमें यह बताया गया कि इसको टेक्निकली एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इसको लेकर न्यूज़ थी कि क्या हम इसको लेकर आ सकते हैं, क्या इससे फायदा होगा, क्या लगता है इससे कि जो हरासमेंट है या फिर जो पोटेंशियल स्पैम कॉल्स होती हैं उसे कम कर पाएंगे। देखिए यूजुअली क्या होता है कि अगर A B को कॉल कर रहा है और B के कॉन्टैक्ट्स में A का नंबर है, तो क्या होगा, तो A का नाम आ जाएगा कि A इज कॉलिंग यू। और मान लीजिए A का नंबर नहीं है तो क्या आता है, तो फिर यहाँ पर फोन नंबर लिखा हुआ आता है और वो एक अननोन नंबर होता है। तो इसी वजह से कई बार हम उसे पिक करते हैं और कई बार नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर CNAP आ जाता है तो उसमें क्या होगा, जैसे ट्रू कॉलर आपको एक फैसिलिटी देता है। ट्रू कॉलर में क्या होता है कि अगर आपने ऐप डाली है और इसको एक्सेस पूरा दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सेस देने में ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे नेम्स को मिसयूज भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी। तो यहाँ पर अगर A B को कॉल कर रहा है और B के कॉन्टैक्ट लिस्ट में A का नाम नहीं भी है, तो भी नंबर नहीं आएगा, A का जो नाम होगा सर्वर के ऊपर वही नाम आएगा। इट मीन्स मान लीजिए यहां पर कोई अननोन व्यक्ति, यहां पे देयर इज एन अननोन पर्सन हु इज कॉलिंग यू। तो पहले क्या होता था, अभी एट प्रेजेंट भी क्या होता है, व्हेन वी डू नॉट हैव दिस एप्लीकेशन, जैसे आईफोन यूजर्स के पास आई थिंक दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। कमेंट सेक्शन में बताएगा इफ इट इज अवेलेबल और नॉट। बट हाँ, मान लीजिए ट्रू कॉलर आपने नहीं डाला है, ऐसी कोई एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है उसका सिर्फ नंबर आपके पास आएगा एंड देन यू हैव टू मेक अ चॉइस, बट दैट चॉइस विल नॉट बी एन इन्फॉर्म चॉइस। वो जो चॉइस होगी वो इन्फॉर्म चॉइस नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि नंबर जो आ रहा है वो किसका नंबर है। लेकिन अगर नाम लिखा हुआ आएगा तो क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि ये बैंक से है या कोई स्पैम कॉलर है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ गए ना आप। यहां पर मान लीजिए यू आर हियर, ठीक है, एंड लेट्स से अ स्पैमर इज कॉलिंग यू। अगर आपके पास CNAP की फैसिलिटी नहीं है तो स्पैमर का सिर्फ नंबर आएगा, और जब आप उसके नंबर को पिक करेंगे उसके बाद ही आप उसे डिस्कनेक्ट कर पाएंगे कि ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन इफ द CNAP फैसिलिटी इज अवेलेबल देन स्पैमर इज कॉलिंग यू, तो आपके फोन पे जो स्पैमर है
उसका नाम लिखा हुआ जाएगा या फिर स्पैमर लिखा हुआ जाएगा या फिर बैंक का नाम लिखा हुआ जाएगा, वट एवर द केस में बी, एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म चॉइस वेदर यू वांट टू पिक द कॉल और वेदर यू वांट टू रिजेक्ट द कॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज टॉकिंग अबाउट 81 बॉन्ड्स। रिसेंटली न्यूज में थे, पूछा कि 81 बॉन्ड्स को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। 81 बॉन्ड्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड दैट हैव परपीचुअल टेन्योर। सो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, क्या मतलब है इसका देखेंगे, और परपीचुअल मतलब लाइफ टाइम इनका टेन्योर रहता है। मे बी दे हैव अ कॉल ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक्स टू बाय दीज बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। इसमें कॉल ऑप्शन होता है, तो बैंक चाहे तो इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। 81 बॉन्ड्स आर सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर डेट एंड इक्विटी ऑप्शंस। 81 बॉन्ड्स जो है वो सबसे नीचे कैटेगरी में आते हैं, जितने भी इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इनसे ऊपर होते हैं। सोचिए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर हियर। सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं तीनों स्टेटमेंट्स में से, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आप कह सकते हैं कि यहां पर येस बैंक जो था उन्होंने 81 बॉन्ड्स को इशू किया था और वो इसे क्या करना चाह रहे थे, राइट ऑफ करना चाह रहे थे। ठीक है, उस चीज को यहां पर क्वॉश किया है किसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और 81 बॉन्ड्स के बारे में इसी वजह से न्यूज़पेपर में काफी सारे आर्टिकल्स होते वो आए हुए थे। येस बैंक की हालत हम समझ ही रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से काफ़ी खराब है। जिन लोगों ने इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया था उनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे 81 बॉन्ड्स जो हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। 81 बॉन्ड्स जो होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सभी इंस्ट्रूमेंट से ये नीचे आते हैं, लेकिन इक्विटी से ये ऊपर होते हैं। मतलब इनकी जो वैल्यू है, या फिर कहा जाए कि जब पेमेंट किया जाएगा तो ये इक्विटी जो शेयर्स होते हैं या फिर इक्विटी जिन लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास होती है, उनसे पहले या उनके कंपैरिजन में इन्हें प्रायोरिटी यहां पर दी जाती है। ठीक है, सो 81 बॉन्ड्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। क्या ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं? बिल्कुल ठीक। परपीचुअल टेन्योर होता है, बिल्कुल लाइफ टाइम टेन्योर इनका होता है। और यस, यहाँ पे येस बैंक या फिर कोई भी बैंक चाहे तो इन्वेस्टर से कॉल ऑप्शन को यूज करते हुए इनको परचेज कर सकता है, बट इनकी प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी है, इक्विटी से ऊपर इनको रखा जाता है। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेबी प्रोब फाउंड दैट बैंक ने 81 बॉन्ड्स जो थे इनको क्या किया, देखिए यहां पर सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी और पाया कि जो बैंक था, येस बैंक जो था, इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से क्या किया, परचेज करे इन 81 बॉन्ड्स को, और यहां से इनको सेल कहां पर किया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। रादर कहा जाए तो इन द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर, सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि बैंक ने ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो था उसे फैसिलिटेट किया। मतलब जो 81 बॉन्ड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हुआ करते थे उसको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तक सेल कराया गया। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बैंक ने फैसिलिटेट किया है। ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलिंग 81 बॉन्ड्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ये चीज बताई ही नहीं गई कि कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे ये 81 बॉन्ड्स को किसको सेल कराया गया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, और कितना रिस्क इन्वॉल्व था इस बात को यहां पर नहीं बताया गया। इस वजह से ये पूरा केस सामने आया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि चार्जशीट को लेकर है। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्जशीट, और इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट क्या है। चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मे बी अ चार्जशीट रेफर्स टू अ फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड शोइंग द नेम्स ऑफ ईच पर्सन ब्रॉट इनटू कस्टडी। कस्टडी में जितने भी लोगों को लिया गया उन सभी के जो नाम है वो यहां पर दिखाए जाते हैं, एंड ये एक्यूजिशन को लेकर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यू हैव 10 सेकेंड्स इन योर हैंड, जल्दी से बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चार्जशीट को लेकर क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्या चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है? क्या इसमें सभी के नाम होते हैं? बताइए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डिक्लेयर किया कि चार्जशीट जो है कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इसी वजह से ऑनलाइन अपलोड करना इसे वो सही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट इज नॉट ऑब्लाइज टू प्रोवाइड पब्लिक फ्री एक्सेस टू चार्जशीट बाय अपलोडिंग देम ऑन पुलिस और गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कि इसे पुलिस की वेबसाइट के ऊपर या गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर हम अपलोड नहीं करेंगे। द रीजन इज क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि इसको अगर हम अपलोड करते हैं कुछ ऐसी जानकारियां रिलीज हो जाएंगी जिसकी वजह से जो विक्टिम्स हैं, एक्यूज्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं अदर पार्टीज जो कि केसेस में इन्वॉल्व है, उनको जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट अगर आपको पता चल जाती तो सीधा ही आप आंसर पे पहुंच सकते थे। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर ये। ठीक है, क्योंकि यहां पर
नेम्स भी इसमें दिखाए जाते हैं एंड यस नेचर ऑफ एक्विजिशन जो होता है वो भी इसके अंदर बताया जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हाइब्रिड इम्यूनिटी को लेकर है, पूछा गया हाइब्रिड इम्यूनिटी को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 के अगेंस्ट में ये बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अदर इम्यूनिटी के कंपैरिजन में। एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किस तरीके से एक्वायर करी जा सकती है, वो नेचुरल तरीके से भी लाई जा सकती है और वैक्सीन इंड्यूस्ड तरीके से भी लेकर आई जा सकती है। 10 सेकंड्स सोचिए। फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन और नॉट, दिस वाज देयर इन द न्यूज। Okay, so first statement, hybrid immunity provides better protection against severe COVID-19. This is correct. And active immunity can be acquired through natural immunity and vaccination as well. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया है कोविड-19 इन्फेक्शन। जैसे कि किसी को कोविड-19 हुआ और दैट पर्सन रिकवर्ड, उसने रिकवरी कर ली। रिकवरी करने का मतलब क्या है, मीन्स द बॉडी क्रिएटेड एंटीबॉडीज, मीन्स बॉडी ने नेचुरल इम्यूनिटी को पैदा किया अपने अंदर, तभी तो रिकवरी हुई। उसके बाद व्यक्ति ने वैक्सीनेशन भी ले लिया। तो जब ये दो चीजें हो जाती है, मतलब नेचुरली भी बॉडी ने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया, मतलब इम्यूनिटी को नेचुरली भी प्रोड्यूस किया गया और इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन के थ्रू भी लेकर आया गया, ये जनरेट करती है आपके अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी। ठीक है, और ऐसा बताया गया कि ये अभी तक की बेस्ट इम्यूनिटी है और सिर्फ प्रेजेंट जो वेरिएंट्स है कोविड-19 के उसके अगेंस्ट में नहीं, आने वाले जो वेरिएंट्स है उसके अगेंस्ट में भी ये जो इम्यूनिटी है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस करी। अभी जल्दी से रिवाइज करेंगे, रिवीजन करने का तरीका आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं और साथ के साथ अपने मार्क्स है वो जरूर मेंशन करिएगा। हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के बारे में देखा। सो कोalition ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स क्लाइमेट लॉन्च किया गया है यहाँ पर, और इसके अंदर जो रिसेशन है उसके फियर्स के बारे में भी बात करी गई कि रिसेशन आ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो थीम था वो हमने देखा था कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसके बारे में डिस्कशन किया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो पब्लिश करी जाती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल IT रिपोर्ट, इन सभी को यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। इसके बाद अष्टाध्यायी के बारे में जाना। अष्टाध्यायी के बारे में क्या डिस्कस किया था, इज इट एन एंशिएंट टेक्स्ट, यस एंशिएंट टेक्स्ट है, 8 चैप्टर्स इसका मतलब है, संस्कृत के स्पोकन रिटन रूल्स जो है वो इसमें मेंशन किए गए। फिर हमने यहाँ पर इंडियन स्टार टोर्टोइस के बारे में देखा, एंडेमिक है, बिल्कुल इट इज एंडेमिक टू इंडिया, नहीं यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में मिलेगा। टिपिकली कहाँ पर मिलता है, ड्राई हैबिटेट स्क्रब फॉरेस्ट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। इससे आगे बढ़ के हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा था, कंडक्टिंग सेंसस, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सीनैप जो फैसिलिटी है एक तरीके की ट्रू कॉलर फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन अच्छी चीज है कि ट्रू कॉलर तो हमारी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करता है, लेकिन ये चीज सरकार के द्वारा अगर लेकर आई जाती है, कॉलर ID की सर्विस लेकर आई जाती है, तो एटलीस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करी जाएगी। यहां से आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 8 को देखा था 81 बॉन्ड्स के बारे में। 81 बॉन्ड्स जो है दे आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड है, लेकिन इनकी जो आप कह सकते हैं प्रायोरिटी के ऊपर जब रखा जाता है तो इक्विटी से ऊपर रखा जाता है। रिसेंटली येस बैंक वाज इन न्यूज, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इंडिविजुअल इन्वेस्टर तक उन्होंने पूरा फैसिलिटेशन कराया था कुछ ऐसे बॉन्ड्स का जिसमें रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट या प्राइवेट डॉक्यूमेंट, चार्जशीट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इसमें कस्टडी को लेकर जो पर्सन है, नेम्स है, एक्विजिशन, ये सभी चीजें मेंशन करी होती है। और लास्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था, हाइब्रिड इम्यूनिटी को लेकर, यहां पर कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, तो आप लोगों को अपनी मेंस के लिए आंसर राइटिंग अभी से शुरू करना पड़ेगा, और आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए आई वांट टू रेकमेंड यू 2 डिफरेंट बुक्स। जैसे कि जब ये आप आंसर राइटिंग करते हैं, नॉट ओनली इन इंडियन पॉलिटी या अदरवाइज भी, तो कुछ जजमेंट्स हमारे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे केशवानंद भारती केस है, इंद्रसानी केस है, ये सभी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, और कई बार हमें इनके बारे में पता होता है अगर हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है, और बहुत बार इनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, सिर्फ ये नाम सुने होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर नॉलेज इन दीज एरियाज, तो इन जजमेंट्स के बारे में आपको पढ़ने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि मैकग्रा हिल की बुक है, इसके अंदर यहाँ से कई बार स्ट्रेट अवे MCQs भी पूछ लिए जाते हैं किसी जजमेंट के ऊपर, अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जैसे केशवानंद भारती केस, और ये सब चीज़ों को आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग में जजमेंट्स लिखते हैं, उनके नाम लिखते हैं और ब्रीफली 1-2 लाइन में उसके बारे में बताते हैं, सो that basically gives you a sort of positive impact and that also helps you in getting more marks। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इंटरव्यू के अंदर भी किसी जजमेंट को लेकर बात होती है, तो वहां पर भी अगर आपका ग्रिप है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू ऑल्सो, राइट। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बुक है जिसमें ये भी मैकग्रा हिल के द्वारा है, जिसमें रेगुलेटिंग और रेगुलेशन एक्ट 1773 से लेकर जो रिसेंटली एक्ट्स आए जैसे कि कोड ऑफ वेजेस 2019, ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं उनको कवर किया गया। ये सभी चीजें
जो ओल्ड है वो तो हमें बुक्स में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो ये कोड ऑफ वेजेस, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ये सभी चीज़ें भी हमें पढ़ने को मिलती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती है, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ दीज एक्ट्स फ्रॉम दिस बुक, और इन एक्ट्स के नाम अगर आप मेंस में लिखते हैं अपने आंसर्स के अंदर तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन हाँ आंसर राइटिंग ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा उसके अंदर एक्ट्स को मेंशन करने की और इस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड करने की। नाउ प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको देना चाहूँगा, जहाँ पर मुझे बताइएगा कि हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है। इन वन लाइन आप बता सकते हैं, इक्वेशन के तौर पे भी बता सकते हैं व्हाट इज हाइब्रिड इम्यूनिटी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट, तो इसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल चेक some of your answers and if possible I'll try to add certain answers in the next class as well. Now अपने मार्क्स को जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, किसने कितना कितना स्कोर किया है। अगर स्कोर 6 या 6 से ऊपर है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। फिर भी अगर स्कोर कम भी है डोंट वरी अबाउट इट, ग्रेजुअली ये आपका इंप्रूव होगा अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखते जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।